चाइना ब्रह्मपुत्र यानी सांगपुर ऊपर एक और डैम बनाने जा रहा है जो कि थ्री गोर्स डैम से भी कई गुना बड़ा होने वाला है। तो भारत के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। रिवर का कोर्स भी चेंज हो सकता है। तिब्बत में जो लैंडस्लाइड हो रही है, जो मास मूवमेंट हो रहा है, वो भारत और बांग्लादेश के चिंता का विषय बन गया। पब्लिक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगजन, विकलांगजन, उनके लिए जो एक्ट बनाया गया था उसका ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके ऊपर एक आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया कि वो कितना सोशल स्टिग्मा, अंडर रिप्रेजेंटेशन, बर्डन ऑन द सोसाइटी माने जाते हैं। कैसे हम उनको सोसाइटी का मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाएं। और कुछ छोटी मोटी खबरें हैं। आईएनएस एक हमारी मुंबई श्रीलंका विजिट करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी, स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार में। आज है 26 अगस्त का डिस्कशन। जो पहली बार आए उनके लिए बता दूं कि एकेडमी की तरफ से 108 सिलेक्शन दिए गए पिछले 3 साल में। बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस साल में, 51 सिलेक्शंस इंक्लूडिंग डीएसपी, एसडीएम्स। और लास्ट ईयर रैंक 1 अनिल कुमार एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट थे। जो बच्चे एचसीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अभी रिसेंट में ही बैच लॉन्च हुआ है 22 अगस्त को, अभिमन्यु एंड अर्जुना। यूट्यूब पर हमारे चैनल पे लाइव सेक्शन में जाके आप डेमो देख सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते हो। बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें करवाया जाएगा। एक बार हेडिंग्स देख लेते हैं। आईएनएस जो हमारी वॉरशिप है, आईएनएस मुंबई, ये श्रीलंका विजिट करेगी और वहां पर उनको हेल्प करेगी मैरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह में, उनके डिफेंस में। क्लासिकल लैंग्वेज हमारे 6 हैं भारत में। तो वो डिमांड कर रही हैं फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी। पैसा खर्च करने की या फंड्स रिलीज करने की जो पावर है वो सेंटर की तरफ से डिले चल रहा है। तो ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ऑटोनॉमी ले तो हमारे जो ऑपरेशन है वो अच्छे से हो पाए। सोलोनिम्नस एक कंसेप्ट है जिसमें पानी के अंदर जब बबल्स आपस में टकराते हैं ड्यू टू साउंड वेव्स, कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है तो एक स्पार्क पैदा होता है। तो ये लाइट की अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो बहुत पुराना कंसेप्ट है बट अभी रिसेंट में दोबारा से न्यूज में आया है। जो मास वेस्टिंग हो रही तिब्बत में, जो लैंडस्लाइड, एवलेंचेस टाइप के जो रॉक डेब्री फ्लो करती है, वो रिवर्स का जो सिल्टिंग प्रोसेस होता है उसमें बाधा डालेगा और रिवर का कोर्स चेंज होगा। कोर्स चेंज होगा तो बहुत सारी चीजें अलग हो सकती हैं इंक्लूडिंग फ्लडिंग या और जो एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, उन सबको प्रभावित कर सकता है। शोम्पेन ट्राइब है हमारे अंडमान निकोबार की एक ट्राइब है, ये पीवीटीजी ट्राइब है। इनको लेके न्यूज आई है क्योंकि अंडमान निकोबार में एक पोर्ट और एयरपोर्ट को डेवलप करने की बात चल रही। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कहा है शोम्पेन्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। ये बहुत एंशियंट ट्राइब है, करीबन 200-250 लोग इनके बचे हुए हैं आज के दिन। ठीक है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, दिव्यांगजन, उनमें हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है और उसके लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उनको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। और लास्ट में आज का टॉपिक है साइट्स, जो कि कन्वेंशन इन ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो भी ऐसी स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड हैं उस उनके अंदर ट्रेड वगैरह कैसे किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रीटी है हमारी। चलो पहला देखते हैं। हमारी आईएनएस मुंबई जो है इंडियन नेवल शिप, तो ये वॉरशिप है हमारी और ये श्रीलंका विजिट करेगी आज। उनकी जो स्पेयर पार्ट हैं, डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और उनकी जो मेंटेनेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए है। श्रीलंका कैसा भी हो, है तो हमारा पड़ोसी ही। एक आईआर में एक कोट याद कर लेना, यू कैन चूज योर फ्रेंड्स, यू कैन चूज योर एनिमीज, बट यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। ठीक है। अंटिल योर नेबर्स आर इन पीस यू कैन नॉट स्टे इन पीस। जब तक हमारे पड़ोसी शांति में नहीं होंगे हम शांति में नहीं हो सकते। श्रीलंका हमारे साथ ज्यादा अच्छा बर्ताव नहीं करता है, चाइना की तरफ इनका इंक्लाइंड है। चाइना को इन्होंने अपना हम्बन टोटा जो पोर्ट था 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया है। जब इनको दिक्कत हुई तो सबसे पहले इंडिया खड़ा हुआ था, लेकिन ये छोटे छोटे मोटे देश जो हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे ऐसे हैं भारत ने इनकी बहुत मदद करी, मालडाइव्स। ठीक है। लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और चाइना जैसे देश इनको बुलाते हैं आओ पधारो, और जब ये ऐसे सूट बूट पहन के इनको चेयर मिलती है, ये भूल जाते हैं कि इंडिया इनका कितना अच्छा पड़ोसी है। और चाइना तो आपको पता है डैप ट्रैप में फंसाता है, पहले टुकड़ा फेंकता है जैसे चूहे को फंसाते हैं और फिर जाल बंद कर लेता है, लेकिन वो देर से समझ आता है। लेकिन इंडिया हमेशा अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटता है। तो हम वहां पर गए हैं, अच्छा खासा है। आईएनएस मुंबई हमारी 2001 में कमीशन हुई थी और इसमें काफी चीजों से लेस है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ब्रह्मोस मिसाइल, टोरपेडोस, एंटी सबमराइन, ये सब कुछ इसके अंदर है। और ये थर्ड जनरेशन है दिल्ली क्लास डेस्ट्रॉयर की। और मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने इसको इंडिविजुअली बनाया था। तो
जो डिफेंस वाला जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वहां पर क्वेश्चन आते हैं कि आईएनएस को लेके किसने बनाया, कोई नई टेक्नोलॉजी आई हो, टोरपेडो है, जैसे अभी एक पुष्पक करके नाम आया है, रीलॉन्चेबल व्हीकल है। तो ऐसे जो नए नए नाम हैं उनके उनके बारे में पता होना चाहिए वो क्या चीज है, ठीक है, इतना ही पता होता है, बाकी हम टेस्ट वगैरह में देखेंगे। जैसे आईएनएस अस्त्र धारिणी है, 2016 में पूछा कि ये पूछा कि है क्या चीज, तो भाई ये टोरपेडो लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। टोरपेडो क्या होते हैं, जब कोई वारशिप है पानी के नीचे नीचे चलते हैं जो मार गिराए वो होता है टोरपेडोज, तो उनके नाम रख दिया अस्त्र धारिणी। ऐसे बहुत सारे नाम रखे गए हैं, ध्रुव, ठीक है, और इसके अलावा पुष्पक, ठीक है, या और हम देखें तो पुराने पुराने जो हमारे नाम हैं शस्त्रों के, तो उनके नाम पे ही है, ठीक है। तो अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहे, दो तीन आपको पता हो तो याद करके बताना इस तरह से, ठीक है। चलो, अगला हमारा है जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं उनका स्ट्रगल चल रहा है कि भाई सेंटर के साथ की हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाए। हमारे भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं उसमें, यहाँ पे लिस्ट दे रखी होगी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। तो जो सेंटर हैं तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया के, ये अभी किसके अंडर काम कर रहे हैं, सीआईएल के अंडर। सीआईएल क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, मैसूर। ये चारों इसके नीचे काम कर रहे हैं। तमिल का सेंटर ऑटोनोमस है और संस्कृत का जो है वो डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी के थ्रू चल रहा है, लेकिन इन चारों को सीआईएल के अंडर रखा हुआ है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें भी फंक्शनिंग दो, ऑटोनॉमी दो, ताकि हम बेहतर काम कर पाए। सेंटर की तरफ से डिले होता है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आते हैं, सीआईएल की डिपेंडेंसी है, कोई अप्रूवल कराना हो, रिबस कराना हो, तो ये चाहते हैं कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, बस इतना ही है। हमें कैसे पता लग रहा है, देखो रिसर्च स्कॉलर्स की पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की पोजीशन वैकेंट है। तेलुगु वाला सेंटर में 12 ही सीट फिल कर रखी है 36 में से, ओडिया में 40 में से 8 फिल कर रखी है, मलयालम सेंटर में सिर्फ 2 एम्प्लॉय का काम चल रहा है। तो ये हमें इनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको प्रभावित कर रहे हैं। क्लासिकल लैंग्वेज में एक दो पॉइंट हमें पता होना चाहिए। देखो संस्कृत है भाई, संस्कृत में वेदा, उपनिषद, एपिक्स, ये सब कुछ है, मदर ऑफ द ऑल लैंग्वेज मानी जाती है। तमिल का इतिहास 2000 साल से पुराना है, संगम लिटरेचर हम देखते हैं तो वो बहुत पुराना है। तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोली जाती है, इसका लिटरेचर भी 11वीं सेंचुरी से है और इसकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इवोल्व हुई थी। कन्नड़ा जो लैंग्वेज है कर्नाटका की लैंग्वेज है और इसके भी एंशियंट रूट है 9th सेंचुरी के आसपास। जैन, वीर शैवा, मॉडर्न कंट्रीब्यूशन भी इसके हैं। और जो कन्नड़ा स्क्रिप्ट है ये भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इवोल्व हुई है। मलयालम जो है ये केरला में बोली जाती है और करीबन 1000 साल पुरानी इनकी भी हिस्ट्री है, ये भी एंशियंट तमिल से इवोल्व हुई थी, फिर बाद में इनका अलग हो गया था। ओडिया जो है ओडिशा में बोली जाती है, इसका इतिहास भी करीबन 1000 साल पुराना है और कलिंगा स्क्रिप्ट से इन्वॉल्व हुई है। सबसे लेटेस्ट कौन सी है, ओडिया। सबसे पुरानी कौन सी, वो आपको कमेंट करके बताना है, गूगल करना तब आपको याद रहेगा। अब देखो ये जो चाह रहे हैं कि भाई हमें ऑटोनॉमी दे, किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करने के बाद क्या फायदा मिलता है। अभी क्लासिकल लैंग्वेजेस में मराठी को भी घोषित करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि मराठी को भी ले लो, ठीक है, मराठी बहुत पुरानी है। तो देखो जब भी किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं, एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, उसको अलग से पैसा आता है भाई, पैसा आने के साथ साथ उसका प्रिजर्वेशन, रिसर्च, प्रमोशन सब कुछ होता है। एकेडमिक लेवल पे उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके स्कॉलर्स को अलग से चेयर दी जाती है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज मिलती है उस लैंग्वेज में, उनको अवार्ड पैसे अलग से मिलते हैं। कल्चर का प्रिजर्वेशन होता है, अगर किसी लैंग्वेज को हमने इंक्लूड कर लिया तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका लिटरेरी हिस्टोरिक टेक्स्ट को बराबर तरीके से, एक तरीके से संजोया जाता है। और डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे तो उसका रिकॉग्निशन होता ही होता है। तो अभी तो 6 लैंग्वेज हैं। 2015 में यूपीएससी ने पूछा था कि भाई सबसे रिसेंट में किसको मिला है, 2015-16 में ही मिला था, उस टाइम ओडिया को ही मिला था। तो ऐसे क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। अगला हमारा है कि एक कंसेप्ट निकल के आया है, सोनोल्यूमिनेसेंस, लुमिनेंस। इसमें क्या है कि जो लाइट बबल्स जो है लिक्विड के अंदर जब कोलैप्स होते हैं उनसे लाइट निकलती है, इस कंसेप्ट को सोलोल्यूमिनेंस बोलते हैं। ल्यूमिनेंस तो आपको पता है एक रूट वर्ड है जो लाइट जैसे कंसेप्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दरअसल हुआ क्या था कि 1934 में 2 जर्मन इंजीनियर्स थे, उन्होंने अंडर वाटर इसको डिटेक्ट किया था। एक टाइनी बबल था, जब उसको स्ट्रॉन्ग साउंड वेव्स ने हिट किया तो उसने एक लाइट एमिट की, ठीक है। एग्जैक्ट डिटेल हमें अभी भी नहीं पता है कि वो कैसे लाइट एमिट हुई और क्या कंसेप्ट था, लेकिन इस तरह के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चल रहे हैं जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से टकराते हैं और वो बबल एक हल्का सा, बहुत
माइक्रो सेकंड में दिखता है। एक जगह हमें ऐसे नेचर में भी दिखता है, जो श्रिम्प्स होते हैं, जो पानी के अंदर जीव होते हैं, जब वो अपना जबड़ा दबाता है, जबड़ा दबाने के बाद तो इस तरह का एक लो प्रेशर बबल बनता है, और उसको फिर हम सेम ल्यूमिनेसेंस वाला कंसेप्ट वहां पर देखने को मिलता है। तो नेचर इज वेरी अमेजिंग। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल है ज्योग्राफी को लेके। तो जो तिब्बत की सोदुंगपू गली है, वहां पर हमें मास वेस्टिंग दिख रही है। मतलब बहुत बड़े लेवल पर जो धरती के टुकड़े हैं, लैंड के टुकड़े हैं, माउंटेन्स के, वो बह बह के नीचे आ रहे हैं। अब इसमें देखो दिक्कत, कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि ये जो एरिया हुआ करते थे, ये कभी 0 डिग्री से नीचे आए नहीं, 0 डिग्री से ऊपर नहीं आए थे। बहुत ठंड हुआ करती 2011-12 से पहले। लेकिन अब यहां पर भी गर्मी बढ़ने लगी है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो गर्मी बढ़ रही है, इस वजह से जो नेचर का बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। डिफोरेस्टेशन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, एक्सप्लोजन्स, ठीक है, रेन और जो फ्लड है ये इरेगुलर हैं। तो इस वजह चिंता क्या बन गई है कि अगर रिवर के अंदर वो डेबरी गिरेगा तो रिवर अपना कोर्स चेंज करेगी। तो रिवर जब अपने किनारे तोड़ देती है तो वो जीवन देने के बजाय जीवन लेने लग जाती है। और अरुणाचल प्रदेश और वहां तो ऑलरेडी सेंसिटिव मामला है। ठीक है, नेशनल पार्क वगैरह कई बार डूब चुके हैं। तो ये बस कंसर्न है कि भाई नॉर्थ ईस्ट को इससे प्रॉब्लम होगी, बिकॉज हमारा नॉर्थ ईस्ट साथ में ही है। तो एक हल्का सा अंदाजा रखना, ये सोदांगपू गली कहाँ पे है, ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए बस, ज्यादा कुछ इसमें जानने लायक है नहीं। इशू यही है भाई, ग्लोबल वार्मिंग है, सेस्मिक एक्टिविटी भी हो रही है। यहाँ पर नवंबर 2017 में भी अर्थक्वेक आया था, उसके बाद भी है। और चाइना यहाँ पर सांगपो रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र का ही नाम है तिब्बत में, उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रही है। उस डैम से वो 60 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये थ्री गोर्स डैम, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, 2.3 किलोमीटर, उससे भी 3 गुना बड़ा डैम है। तो इससे क्या होगा कि हमारे ऊपर जो खतरा है वो और बढ़ जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि भाई एक तो रिवर मैनेजमेंट साथ में करना चाहिए, और जो फ्लड रिस्क है उसको हम रियल टाइम में मॉनिटर कर लें। रिवर चोकिंग अगर हो गई चैनल्स की, तो भाई उससे लैंडस्लाइड, फ्लड्स और बढ़ सकती हैं। वे फॉरवर्ड ये है बायलेटरल और मल्टीलेटरल डायलॉग्स हो, शेयर्ड वाटरमैन स्ट्रेटजीज हो, और ट्रांसपेरेंसी हो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, तो ताकि हम इससे हम रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग कर पाए, कितना पानी का फ्लो है, कितना बह रहा है, ताकि हम सैटेलाइट से, रिमोट सेंसिंग से, सेडिमेंटेशन, इन सबको कर पाए। आखिर में आईआर में एक ही सॉल्यूशन होता है, बायलेटरल टाइज, मल्टीलेटरल टॉक्स। बातों से ही बात बनती है इंटरनेशनल रिलेशंस पे। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हम बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज बात करने से ही बात बनती है। वो चाहे आईआर हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ हो, हम कुछ भी काम करते हैं बात करने से ही बात बनती है। ठीक है, तो ये सब आईआर के कीवर्ड जो है ना, शेयर्ड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, एडवांस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी हाइड्रो प्रोजेक्ट, सैटेलाइट इमेजिंग, ये सब कीवर्ड जब आते हैं तब नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी, ये समझो कि हाई वैल्यू कीवर्ड्स। एक तो आप लिखो कि भाई द डेटा शुड बी शेयर्ड विद बोथ द कंट्रीज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ वाटर फ्लो, और एक लिख दो शेयर्ड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। जो एग्जामिनर है ऐसे लेट जाएगा, लेट के नंबर देगा आपको कि भाई वाह, सुभान अल्लाह। दिल खुश करना होता है एग्जामिनर का। मैं भी टीचर हूं, मेरे सामने भी क्वेश्चंस आते हैं, जब मैं ऐसे कीवर्ड देखता हूं तो ऐसा लगता है वाह, कम शब्दों में इसने ज्यादा बात कह दी, वही एग्जामिनर चाहता है। और आपको पेज भी कम मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स को नोट करते रहना रेस्पेक्टिव अपने टॉपिक्स में। अगली न्यूज है शोम्पेन ट्राइब्स। अभी अंडमान निकोबार में एक पोर्ट बनने जा रहा है, बंदरगाह और एक एयरपोर्ट। ठीक है, तो वहां पर जो ट्राइब रहती है, शोम्पेन ट्राइब, निकोबार आइलैंड्स में, तो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कहा है उनको हम ना तो डिस्प्लेस करने वाले हैं, ना ही डिस्टर्ब करने वाले हैं। लेकिन ये तो कहने की बातें हैं, डिस्टर्ब तो होना ही है। जब वहां पर टूरिज्म बढ़ेंगे, हमारे जैसे लोग जाएंगे जो शहरों से आते हैं, वहां चिप्स, कोल्ड ड्रिंक खाएंगे, उनको चिप्स खिलाएंगे, तो हम नहीं समझते हैं कि उनकी उनकी इकोसिस्टम को, उनको उनके साथ मजाक बनाएंगे, व्लॉग बनाने लग जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ शोम्पेन ट्राइब्स के बीच में। और कभी ना कोई शोम्पेन ट्राइब कील घुसेड़ देगा, तब उनको समझ में आएगा। पहले ऐसा हो भी चुका है, एक अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर था, मतलब टूरिस्ट था, वो पहुंच गया था यहाँ पर, और शोम्पेन ट्राइब्स नहीं तो कोई एक और ट्राइब थी, उसने उसको मार दिया था। बिकॉज ये एंशियंट लोग हैं, वन ऑफ द आइसोलेटेड ट्राइब्स हैं, और इनकी जो 95% जो लैंड है उस आइलैंड पे, वो फॉरेस्ट से घिरी हुई है। और शोनटेम ट्राइब भी ये करीबन 10,000 साल से, जब से इंसान आए तब से रह रहे हैं।
ठीक है। और ये पीवीटीजी ट्राइब्स में आते हैं। पीवीटीजी क्या होता है? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये वो ग्रुप है, इसमें ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो औरों से अलग हैं। देखो, यूपीएससी में एससी एसटी एग्जाम देते हैं, तो पीवीटीजी वो वाले लोग हैं जो बिल्कुल एंशियंट टाइम पे जी रहे हैं, अभी भी जिंगालाला हु, हंटिंग गैदरिंग और वो सब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग है। इसमें 75 पीवीटीजी अलग से बना रखे हैं, इनका लाइफस्टाइल अलग है एकदम। तो ये यहाँ पे रहते हैं, और वहां पर हमको अंडमान निकोबार में 2 नेशनल पार्क भी देखने को मिलते हैं, याद रखना। कैंपबेल कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गैलाथिया नेशनल पार्क, और एक नेशनल ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, तीनों याद रखना। 2011 के हिसाब से इनकी पॉपुलेशन करीब 229 है, एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 250-250 के आसपास लोग बचे हुए हैं। इनका बाहर वालों से कोई संबंध नहीं, अपना अंदर खेलते हैं, सेमी नोमैडिक है, हंटिंग गैदरिंग करते हैं, मतलब शिकार किया, खा लिया, थोड़ा बहुत हॉर्टिकल्चर कर लिया। ठीक है, और ये अलग अलग ऐसे ग्रुप बना रखे इन्होंने, अपने अपनी इनकी भाषा है, एक दूसरे की भाषा समझते नहीं है। बीच में कोई रिवर आ गई, कोई रिवर की ट्रिब्यूटरी आ गई, उसके उस तरफ कबीला है। जनरली ऐसे ही करते हैं। ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यहाँ मेल ही मतलब डोमिनेट करते हैं। लार्जली मोनोगेमी दिखती है, एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन पॉलीगेमी भी अलाउड है इनकी सोसाइटी के बारे में। अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत सारे डायलेक्ट भी हैं उसमें। तो गवर्नमेंट भी इनको टच नहीं करती है, जैसे रहना चाहो रह लो। ठीक है, इस तरह से। देखो, 2019 में क्वेश्चन आया था पीयूटीजी को लेके, 4 स्टेटमेंट दी थी, उत्तर आप देखो। उस टाइम पर ये नया टॉपिक था, पीयूटीजी इतना नहीं पढ़ता था कोई, तो सिर्फ इतना पूछा कि भाई इन चारों में से आप आंसर देख के पता लगा, इनमें से एक तो गलत है। और गलत कौन सा था? ये वाला 95 पीवीटीजी। ये न्यूज में चल रहा था कि भाई 75 पीवीटीजीज हैं। ठीक है, तो 75 पीवीटीजी तो ये गलत हो गया ऑटोमेटिकली। आपका क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा पीवीटीजी किस स्टेट में है भारत के, वो आपको लिखना है कमेंट में। ठीक है, टोटल 18 स्टेट्स में है, इस तरह से। चलो भाई, हमारा आज का जो एडिटोरियल है ये बहुत बढ़िया एडिटोरियल है एग्जाम के हिसाब से और सोशल जस्टिस के हिसाब से भी। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको समाज से स्टिग्मेटाइज किया जाता है, उनको दुत्कारा जाता है, उनकी अपंगता का मजाक बनाया जाता है, उनको समाज पे बर्डन समझा जाता है। मान लो कोई जन्मजात किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, तो हमारा हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको हेल्प करें, उनको स्टिग्मेटाइज ना करें, उनको बर्डन ना समझे, या उनको किसी से कम ना समझे। हमारे जितनी बिल्डिंग है वो सारी एक्सेसिबल होनी चाहिए, रैंप होने चाहिए हर जगह। ठीक है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो मानवता के आधार पर, ह्यूमन राइट्स के आधार पर वो सब होना चाहिए। तो भाई होता क्या है? स्टिग्मा होता है, मार्जिनलाइज किया जाता है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, खासकर उनके पढ़ने और लिखने लायक हमारे पास सामान ही नहीं है। हमारे पास लीगल मैंडेट्स, हमने कानून बना रखा है कि उनको इंक्लूसिविटी देंगे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो हमें चाहिए सिस्टमेटिक चेंज और सोशल अवेयरनेस। इसको मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, फिर आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा। पूरा आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि भाई कानून तो बना दिया, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इनका लीगल मैंडेट भी दे दिया, लेकिन लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या जो दिमाग में जो इनके प्रति जो जो स्टिग्मा भर रखा है, जो स्टीरियोटाइप है, वो चेंज नहीं हो पा रहा है। वो हम कैसे चेंज करें? इसके लिए पहले तो हमें, जब भी हम ऐसा कोई आंसर लिखते हैं तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, कि डेटा से बात करेंगे। देखो, 2023 की एक रिपोर्ट कहती है जो टॉप 50 कंपनीज हैं, निफ्टी 50 वाले कंपनी है, सिर्फ 5 कंपनियां ऐसी हैं जहां पर 1% से ज्यादा पीडब्ल्यूडी लोग हैं। तो कितनी बड़ा फैक्ट है ये, कि भाई बाकी कंपनियों का क्या। दूसरा, एनआईसी एनसीपी से हमें मिला है, लेस देन 1% एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां पर पीडब्ल्यूडीज के लिए वो कंप्लीटली एक्सेसिबल हैं, मतलब हर जगह रैंप वगैरह है। 2016 में गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था। इसके अलावा भी गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है, इंसेंटिवाइज करती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा है। इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड इंक्लूजन पॉलिसीज हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड में हम देखें तो काफी हद तक, जैसे हार्वर्ड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड है, भाई यहाँ पर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क बना रखे हैं, उनके घर, उनकी डिसेबिलिटी सब कुछ देख रखा है। इंडिया में भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, जैसे शिव नादर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भाई सब कुछ अच्छे से इंप्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, वर्क प्लेस वगैरह पे देखो, एक रूल बना रखा है ब्राजील में, है ना। ब्राजील में रूल क्या बना रखा है, ऐसी कोई भी कंपनी जहां पर 100 एम्प्लॉय ज्यादा काम करते होंगे, वहां कम से कम 2 से 5% पीडब्ल्यूडी होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो आपको पेनल्टी लगेगी।
जब तक पेनल्टी नहीं लगती कोई नहीं मानता। ऐसा बोला जाता है हमारे कहावत में, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो ये तो कंपनियां हैं, जब तक पेनल्टी नहीं लगेगी तब तक ये नहीं मानने वाले हैं। ठीक है। जापान में भी सब्सिडरी सिस्टम है पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉयज के लिए। तो वर्ल्ड का एग्जांपल हमें देना, जापान का दे दो, ब्राजील का दे दो, ये स्टैनफोर्ड का दे दो, हार्वर्ड का दे दो। एग्जाम्पल से आपके आंसर में जान आएगी, फैक्ट्स से बात जान आएगी। ठीक है। तो भाई इनकी अंडर रिप्रेजेंटेशन है, डिग्निफाइड लाइफ नहीं है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो कोई भी अपंग है, कोई दिव्यांग है, तो उसको उसको सिर उठा के कॉन्फिडेंस के साथ काम करने की आजादी मिलनी चाहिए। कोई आदमी देख नहीं सकता तो ब्रेल लिपि से पढ़े, कोई चल नहीं सकता तो उसके लिए हम डिवाइस बनाए, किसी का हाथ नहीं है तो हम उसकी, आजकल तो मशीन से भी हाथ बनाए जा रहे हैं। तो कोई किसी से कम नहीं है, किसी को मेंटल डिसेबिलिटी है, किसी को फिजिकल है, बस। तो हम चाहते हैं कि सबके लिए डिग्निफाइड लाइफ हो, सोसाइटी में एक चेंज आए, उनको डिग्निटी मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, रेस्पेक्ट मिले, और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हम बनाए। ठीक है। उनकी जो आइडेंटिटी है वो इरोड होती जा रही है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या मीडिया कह लो इसके लिए जिम्मेवार है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक आदमी था जिसके हाथ नहीं थे, दोनों तरफ से यहां से कटे हुए थे, राजस्थान से था, वो स्विमिंग पूल में से नहा रहा था। तो कमेंट आया कि भाई तू बाहर कैसे निकलेगा, ठीक है, भाई गंदे कमेंट मत करना, ये डिलीट कैसे करेगा। तो उसकी बहुत सारे उसको कमेंट्स आए। अगली वीडियो में उसने कहा कि भाई बहुत सारे कमेंट आए, तू बाहर कैसे निकलेगा, चल मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ। वो आदमी पानी में कूदा और भाई तैर के वो बाहर भी निकल के आ गया, उसके हाथ भी नहीं थे। उसने बोला कि यार जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहो, ठीक है, किसी को भी बुरा भला मत बोलो। मेरे पास हाथ नहीं फिर भी मैं इतना कर पा रहा हूँ, कितने लोग हैं जिनके पास हाथ पैर है सुसाइड कर रहे हैं, तो उनसे तो मैं अच्छा ही हूँ। ठीक है। तो कभी जीवन में सुसाइड नहीं करना चाहिए। एक बर्डन समझाता है कि भाई ये बर्डन है। बर्डन वो तब तक है जब तक हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे नहीं बनाते कि वो अपने आप चल पाए। ठीक है। हमारी कमी है कि उनको दे नहीं पा रहे हैं, उनकी सेल्फ आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है। ठीक है। और ऐसा भी होता है कई बार कि जो डिसेबल्ड है वो हो सकता है बैकवर्ड कास्ट से भी हो, वो फीमेल भी हो, तो डबल ट्रिपल बर्डन भी होता है। एक तो आप डिसेबल्ड हो, ऊपर से आप वुमेन हो, आपको बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, ठीक है, पीरियड्स के या बॉडी के, ऊपर से आप बैकवर्ड कास्ट क्लास से हो, तो कई बार तो ट्रिपल बर्डन हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग फाइट बैक करते हैं, इनका सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है तो वो हमें देखना है। एक अच्छा आर्टिकल था, आंख खोलने वाला आर्टिकल था, फैक्ट्स के साथ बात कर रखी। ऐसे आर्टिकल पढ़ने चाहिए, ओरिजिनल आर्टिकल भी। इसको पढ़ना आप मेरे कहने से ना, इसको पढ़ना पूरे आर्टिकल को आराम से बैठ के, क्योंकि ये लिखने वाला आर्टिकल एक लैंग्वेज बनती है। जब आप ऐसे लिखोगे, एथिक्स के आंसर लिखोगे, तब ये लैंग्वेज काम आती है। ठीक है। धीरे धीरे ये 6 महीने में जब आप इसको पढ़ते जाओ विदाउट एक्सपेक्टेशन, जो मैं आर्टिकल आपको बताता हूं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, उसको एक गो थ्रू करो बस शांति से, वो धीरे धीरे हमारा ब्रेन एब्जॉर्व कर लेता है, नोइंगली अननोइंगली वही पेपर में आता है। ध्यान रखना ये बात। चलो भाई, आज का हमारा एक टॉपिक है साइट्स। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज इन वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो मतलब हमारा एक ट्रीटी है कि भाई जो ऐसे प्लांट हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो एंडेंजर, जो खतरे में, उनका ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। उनका, अब मान लो कोई हिरण है बारहसिंगा, उसके सींग काट काट के बेच रहे हैं, हाथी के दांत काट के बेच रहे हैं, कछुए हैं, उन कछुए की जो खाल होती है उसको चूर्ण बना के आंखों में डालते हैं, तो हमने उनको बहुत बुरी तरह से खतरे में डाल दिया है। तो ये एग्रीमेंट एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट 1973 अडॉप्ट हुआ था और एनफोर्स हुआ था 1975 में। 184 कंट्रीज की मेंबर हैं, ये लीगली बाइंडिंग है पार्टीज पर, ये करना ही पड़ेगा। जो हमारे लॉ चल रहे हैं उसको रिप्लेस नहीं करता लेकिन लीगली बाइंडिंग होगा। इसका सेक्रेटेरिएट यूएनएपी ही संभालता है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें हमने स्पीसीज बांट रखी है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, इस तरह से कुछ अपेंडिक्स बना रखे हैं। इसके रिगार्डिंग हमने भी अपने देश में कानून बना रखे हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल एक्ट है 1986 का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का। तो इस तरह से हमने भी एक्ट बना रखे हैं। तो एनवायरमेंट के जब भी आंसर लिखो ना, ये साइट्स और ये सारे ये ट्रीटी वगैरह आने चाहिए। ठीक है। जैसे ये है कछुआ, ये स्टार टर्टल है, इसका बहुत ट्रेड होता है, 10,000 रुपए का एक मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है। चलो, जिसने ढंग से सुना होगा वो 10 क्वेश्चन के आंसर करेगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ आईएनएस मुंबई विजिट टू श्रीलंका? आईएनएस मुंबई जो हमारे श्रीलंका जा रही है उसका मेन कारण क्या है? दूसरा, कौन कौन सी लैंग्वेज है जो क्लासिकल लैंग्वेज भारत में घोषित कर दी गई? 6 लैंग्वेज के नाम बताने हैं। सबसे पुरानी, सबसे पहले कौन सी घोषित हुई और सबसे लास्ट में, ये भी आपको बताना है। तीसरा,
What phenomena is associated with the emission of light from the collapsing bubble in liquid when they exposed to intense sound waves? जब पानी के अंदर दो बबल्स टकराते हैं साउंड वेव्स के अंदर, कौन सा फिनोमिना बनता है? उसके ऊपर आर्टिकल आया था, वो आपको नाम बताना है बस। Which region is experiencing frequent mass wasting due to combination of warming and seismic activity? कौन से रीजन में मास वेस्टिंग हो रही है? ठीक है, सिर्फ सिंपल इतना बताना है। Which tribe from the Nicobar Island is one of the least studied particularly PVTs? जो PVTs हैं, कौन सी पीवीटीजी की बात हो रही थी आज आर्टिकल में, आपको बताना है। आपको यह भी बताना है कितनी पीवीटीजीज हैं भारत में। साइट्स की फुल फॉर्म बतानी है, सीआईटीएस की। व्हाट इज द मेन कंसर्न विद द चाइनाज प्लांट हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑन द सांगपो रिवर? सांगपो रिवर के वो बना रहे हैं, तो क्या मेन कंसर्न है वो आपको बताना है। विच क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया फंक्शन ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंट ऑफ द सीआईएल? कौन सी लैंग्वेज है जो सीआईएल की बाहर काम करती है, वो आपको बताना है। Which species is enlisted in the appendix 1 of CITES? CITES का जो अपेंडिक्स 1 है उसमें कौन सी स्पीसीज होती हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आप गूगल करके बताना। What is the most significant threat to the PWDs in India? इनको क्या थ्रेट है? कोई 3 थ्रेट बताना मुझे PWDs के लिए। तो ये क्वेश्चंस, बिलीव मी, 10 क्वेश्चंस आप 6 महीने कर जाना और फिर मेरे को बताना कि क्या आपका लेवल हो गया। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसको जो खड़ा रहेगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर लेना। कमेंट करके जरूर बताना कि सर कैसी लगी और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है।